आज हम प्रादेशिक भूगोल विषय को आगे बढ़ाते हुए इसकी एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, नाम है यूएसए का प्रादेशिक वर्णन। तो इसे करेंगे और हम यूएसए का क्षेत्रफल देखें तो विश्व में यह चौथे स्थान पर आता है। कहीं कहीं पर इसे तीसरे स्थान पर भी दर्शाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर के नज़दीक है। सेकंड नंबर बात करें तो नाम आता है कनाडा का, जो तटवर्ती क्षेत्र के अनुसार तो प्रथम नंबर पे है, लेकिन संपूर्ण क्षेत्रफल के अनुसार वह दूसरे स्थान पर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें 99,87,000 लगभग, ठीक है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल यह रखता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे अगर संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो आता है यूएसए, जिसका क्षेत्रफल है 98,26,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग। लेकिन यहाँ पर जलीय क्षेत्र कितना है? देखो, संपूर्ण क्षेत्र तो हमने क्या उसमें झील वगैरह सभी क्षेत्र पूरी सीमा को मान लिया है, लेकिन उसमें कुछ क्षेत्र क्या है, जलीय है। जैसे कि 6 लाख लगभग 64,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें जलीय है। आपने महान झील क्षेत्र का नाम सुना होगा, वो यूएसए में ही है। और इन झीलों के अलावा भी अन्य झीलों व नदियों ने यहाँ का क्षेत्र जो है वो घेर रखा है। अब बात करते हैं कि चीन का जो कुल क्षेत्रफल है वो 95,96,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें केवल मात्र 27,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ही क्या है, जलीय क्षेत्र है। कहाँ तो 27,000, कहाँ पर क्या है 6,64,000। तो यूएसए का क्षेत्रफल संपूर्ण तो अधिक है, लेकिन उसके जलीय क्षेत्र को उसमें से निकाल दें तो क्या बचेगा, स्थलीय क्षेत्र। तो स्थलीय क्षेत्र लगभग क्या है 91 लाख और 50,000 के करीब लगभग जो है वो रह जाता है। अगर चीन का कुल क्षेत्रफल तो कितना है 95,96,000, लेकिन उसमें से कुछ कितना 27,000 जलीय क्षेत्र भी निकाल देंगे तो भी उसका क्षेत्रफल जो है वो 95 लाख और लगभग 50,000 के करीब फिर भी रह जाएगा। तो 91 तो किसका है, अमेरिका का। 95 किसका है, चीन का। तब भी तो चीन तीसरे स्थान पे है क्षेत्रफल के अनुसार, और चौथे स्थान पे कौन सा आता है, यूएसए। इसके बाद में तो आपको पता ही है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पे हमारा भारत। अब हम क्षेत्रफल के बाद बात करें तो चलते हैं यूएसए में। यूएसए का जो कुल क्षेत्रफल है कितना, 98,26,000 वर्ग किलोमीटर के निकट। इसका जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 2578 किलोमीटर के करीब मिलता है, यानी कि 2578 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है। इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है, थोड़ा अधिक मिलता है, यानी कि 4,480 किलोमीटर मिलता है। अब बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। इसका अक्षांशीय विस्तार यानी कि जो ब्राजील जो है वहां से देखा आपने अमेजन के पास से विषुवत रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, तो वहां से 1 2 3 करते हुए यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो 24 डिग्री 30 मिनट जो अक्षांश रेखा है वो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है।
यानी कि इसका विस्तार 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर लगभग 49 यानी कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मिलता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मिलता है। और ये कौन कौन से देश इसकी सीमा पर है? तो दक्षिण में मेक्सिको, उत्तर में कनाडा। अब बात करते हैं इसके देशांतरी विस्तार की। अगर अपने इस तरफ देखें, अंध महासागर है। अंध महासागर का जो वहां से तटवर्ती क्षेत्र से अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात करें तो उस तरफ देखो, यूरोप में 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। वहां से 1 2 3 करते हुए ये एरिया कौन सा आएगा? पश्चिमी। तो यहां पर लगभग 66 डिग्री 57 मिनट जो पश्चिमी देशांतर है वो इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। और वहां से लेकर इस तरफ यहां पर 124 डिग्री 45 मिनट इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। उस तरफ अंध महासागर है तो इस तरफ प्रशांत महासागर है। अब अगर अपने इसके राज्यों की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसे हम यूएसए कहते हैं। तो कुछ राज्यों का संयुक्त यानी कि समूह है ये। तो स्वतंत्र राज्य थे पहले, तो वो 48 प्लस ये जो मध्य में जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यूएसए का संयुक्त रूप जो है वो 48 राज्यों से मिलकर बना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका संपूर्ण 2 और हैं, कौन सा? अलास्का और हवाई द्वीप समूह। इन 2 और इन 48 को मिलाकर जो है वो कहलाता है यूएसए। इसके अलावा इसके कुछ स्वतंत्र यानी कि स्वशासित जो राज्य हैं वो भी यहाँ पर 5 हैं। अब यहाँ की राजधानी की बात करें तो वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी उधर है और ये देखिए वाशिंगटन राज्य इस कोने में है। तो अब यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इनमें? तो वो राज्य है टेक्सास। मेक्सिको और यहां इसकी सीमा पे देखिए कौन सा है? टेक्सास। अब अपने इसके जो ये यूएसए जो महाशक्ति है इसकी बात करें तो इसने सबसे पहले चंद्रमा पे व्यक्ति को भेजा था। तो ये सबसे पहला चंद्रमा पे पहुंचने वाला जो राज्य है, मतलब देश है, यूएसए। अगर यहाँ महाशक्ति की बात करें तो पहले यहाँ पर जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियन थे, लेकिन अब यहाँ पर बड़े ही जो यूरोप के जो तकनीकी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच कर इस देश को इन्होंने महान बना दिया है। ईसाई यहाँ पर अधिकतर मिलते हैं। और सर्वप्रथम देखिए आप यहाँ पर जो न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है, न्यू इंग्लैंड के अंदर यूरोप वासियों ने सबसे पहले जो है वो अपना उपनिवेश स्थापित किया था। यानी कि ब्रिटेन के लोग जब यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर एक राज्य मतलब क्षेत्र बन गया था न्यू इंग्लैंड के नाम से। इसके बाद में अन्य अन्य स्पेनिश, डच वगैरह यहाँ पर पहुंचे थे। अब अपने इसके धरातलीय स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। हमने इसे धरातलीय स्वरूप के आधार पर 6 भागों में बांटा है। वो भाग भी क्या है? हम अंध महासागर से शुरू करके प्रशांत महासागर तक लगातार पहुंचेंगे। सबसे पहले तटवर्ती क्षेत्र की बात करते हैं, वो भी कौन सा? पूर्वी तट। जो उस तरफ है पूर्वी तट किन किन के साथ मिलता है? अंध महासागर के साथ और मेक्सिको की खाड़ी के साथ। अगर अंध महासागर के तटवर्ती क्षेत्र की बात करें तो ये न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा प्रायद्वीप तक इसका विस्तार पाया जाता है। न्यूयॉर्क में इसकी चौड़ाई कम है, यानी कि लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है और कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर चौड़ा मिलेगा। लेकिन इसका विस्तार दक्षिण में अधिक, यानी चौड़ाई अधिक दक्षिण में है। न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, इस क्षेत्र में इसकी चौड़ाई जो है तट की काफी मिलती है, 300 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। और इसके बाद में जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, जो वहां से लेकर मेक्सिको का जो तट है, जहां से लेकर टेक्सास तक यहाँ का जो क्षेत्र है उसे हम खाड़ी तटीय क्षेत्र कहते हैं। इसकी चौड़ाई भी काफी अधिक है।
ये क्षेत्र काफी, यानी कि जो अंध महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र है, ये तटवर्ती क्षेत्र काफी कटा फटा है। यहाँ पर जो कुछ नदियां हैं जो अपना मार्ग बदलती है, अब मार्ग मतलब मार्ग थोड़ा ही बदलती है, यानी मुहाना बदलती है, नदी के पास पहुंच के अपना मार्ग यानी मुहाना बदल लेती है। और कारण क्या है, यानी कि न्यू जर्सी जो यहाँ का राज्य है वो 60 सेमी प्रति शताब्दी की दृष्टि से, यानी कि देखें तो वो ऊंचा उठ रहा है, यानी कि ऊपर उठ रहा है। इसी के साथ में अगर दक्षिणी कैरोलिना की बात करें तो वो लगभग क्या है, नीचे की ओर धसक रहा है। न्यू जर्सी ऊपर उठ रहा है, ये दक्षिणी कैरोलिना जो है वो नीचे की ओर धसक रहा है। ये इसी कारण यहां पर नदियां जो है अपने बार बार मुहाने बदल लेती हैं। ये क्षेत्र जो है पहले समुद्र में डूबा हुआ था, अब वर्तमान में क्या है, थोड़ा उभरा हुआ है। समय कौन सा था, लगभग टर्शियरी युग जब ये इसके बाद में बात करते हैं हम कि दूसरा जो भौतिक स्वरूप है वो कौन सा है। दूसरा भौतिक स्वरूप जो आपके सामने ये आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है, नाम है अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। ये अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र काफी अपर्दित कंडीशन के अंदर है, अपर्दित हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। ये काफी प्राचीन है, ये पूर्व कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका निर्माण माना जाता है। और इसके बीच में एक वलित पर्वतों का क्रम भी मिलता है, जो कि लगभग टर्शियरी जो तृतीय युग था उसके अंदर जो संपीड़न यानी कि वलित पर्वतों के रूप में इसके मध्य में एक पर्वत की छोटी पतली श्रेणी जो है वो मिल जाती है। ये जो अपलेशियन क्षेत्र है यहाँ पर कोयले के बहुत बड़े भंडार मिलते हैं, यानी कि काफी मात्रा में यहाँ पर क्या है, कोयले का निक्षेप पाया जाता है। और अपलेशियन के बाद अगर अपनी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है मध्य का मैदानी, यानी कि आंतरिक मैदान। क्या लिखोगे आप, थर्ड नंबर, आंतरिक मैदान। ये एक तरफ तो अपलेशियन और दूसरी तरफ रोकीज पर्वतमाला के मध्य में स्थित क्षेत्र है, नाम क्या है, आंतरिक मैदान। अगर उत्तर की तरफ देखें तो इसकी सीमा लगभग, ठीक है, पहुंच जाती है कनाडा के पास, और दक्षिण में देखें तो मैक्सिको राज्य तक मैक्सिको देश तक पहुंच जाती है। इसके मध्य में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्र काफी उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र है लगभग मध्य और दक्षिणी क्षेत्र जो है वहां पर नदियों ने इसमें क्या है, अवसाद लाकर बिछाया है, और ये काफी उपजाऊ है। यहाँ पर अच्छी कृषि जो है की जाती है। और इस क्षेत्र में जैसे जैसे हम जो पश्चिम की तरफ जाएंगे और उत्तर की तरफ जाएंगे, ये क्षेत्र क्या होता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका क्या है, ढाल है। और पश्चिम की तरफ जाने पर जो है वर्षा की कमी के साथ साथ यहाँ पर केवल मात्र चारागाह मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पशुचारण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और वहाँ के पशुचारण अपनी तरह नहीं है, वहाँ के पशुचारण जो है व्यापारिक हो चुके हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है वहाँ पर पशुचारण किया जाता है। वहाँ बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, दूध निकालना, मांस वगैरह, टोटल जो दूध दही वगैरह जितना भी प्रोडक्शन है वो बड़े ही मशीनी जो है वो मशीनीकरण वहाँ पर हो चुका है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें तो यहाँ की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, इसी के साथ में और भी नदियां जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इसका उत्तरी क्षेत्र है वहां पर, यानी इस मैदान के उत्तरी क्षेत्र में ही, यानी मैदान ही है वो, लेकिन उसका उत्तरी क्षेत्र जो है उसमें मिलती है वो 5 बड़ी झीलें, जिसे हम महान झील के नाम से जानते हैं। यूएसए की महान झील क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो इधर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है सुपीरियर, फिर उसके बाद में मिशिगन, मिशिगन के बाद में ह्यूरॉन, फिर इरी, और फिर ओंटारियो। जो अपनी 5 जो झीलें हैं वो उसका क्रम वाइज जो है वो अपने को मिल जाती है।
और इसके जो झील क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्राचीन काल में बड़ा ही जो है हिमानीकरण के जो बड़े अवशेष हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर जो कनाडा के क्षेत्र से जो हिम प्रवाहित होकर आती थी और उस हिम के साथ में जो शादीकरण हुआ था, यानी कि कुछ मलबा आया था, इसी कारण यहाँ पर क्या है, काफी उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पर मिल ही जाता है। और अब बात करते हैं अपने चौथे भौतिक स्वरूप की, नाम है रॉकीज। मैदान के पश्चिम की तरफ है कौन सा, रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र। रॉकीज पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तार के अंदर है, यानी कि पूरे यूएसए के अंदर उत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या है, फैला हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण 3 श्रेणियां आप देख सकते हो, जैसे कि रॉकीज, फिर कास्केड और फिर कोस्ट रेंज। अब इसके अंदर अपने देखें तो ये काफी टर्शियरी जो तृतीय अपना युग था, उसके अंदर इस नवीन वलित पर्वत का जो है निर्माण जो है हो चुका था। यानी मेसोजोइक युग के अंदर भी इसका निर्माण कार्य जारी है, और टर्शियरी युग के अंदर जो है, तृतीय युग बोलते हैं इसको, तृतीय युग, टर्शियरी युग, तो उस युग के अंदर जो है इसका निर्माण हुआ माना जाता है। अब अगर इसके बाद में अपने बात करें कि जो पर्वतीय भागों से घिरा हुआ क्षेत्र, मध्य में जैसे चारों तरफ क्या है, पर्वत ही पर्वत है, रॉकीज पर्वत की श्रेणियां हैं, उनके बीच में एक पठार मिलता है। ऐसे ही कुछ अंतः पर्वतीय पठार है, क्या कहेंगे उसको, अंतः पर्वतीय पठार। ठीक है, चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है, बीच में समतल है, लेकिन वो समुद्र तल से 500 मीटर से भी क्या है, ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कौन सा, कोलंबिया का पठार। सबसे ऊपर की तरफ कनाडा की सीमा के पास है कौन सा, कोलंबिया का पठार। एनेक यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी, एनेक। इसी के दक्षिण में कौन सा पठार है, जो इसको अपने बोलेंगे विशाल बेसिन। ठीक है, ये मध्य में एक पठार है कौन सा, विशाल बेसिन। विशाल बेसिन के अंदर जो है वो गहरी घाटियां पाई जाती हैं। इसी के मध्य में एक झील है जिसे हम साल्ट लेक के नाम से जानते हैं। और ये मध्य बेसिन यानी विशाल बेसिन का संपूर्ण क्षेत्र क्या है, अंतः प्रवाह का क्षेत्र है, अंतः प्रवाह नदियों का क्षेत्र है। अंतः प्रवाह नदियां क्या होती है, ऐसी नदी जो वर्षा के बाद में कुछ दूरी पे बहती है और धरातल पे कोई झील वगैरह में गिर जाती है, यानी कि जिसका अंत किसी दूसरी बड़ी नदी में नहीं होता या सागर में नहीं गिरती, यानी कि जिसका जल सागर में न गिरता हो, वो अंतः प्रवाह की नदियां कहलाती है। और ये जो अंदर का क्षेत्र जो है वो क्या है, साल्ट, कौन सा, साल्ट लेक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में तो ये काफी सूख चुका है। अब इसी के पास में जो एक गहरी, इसी बेसिन के अंदर जो गहरी घाटी है, नाम है मृत घाटी, डेथ वैली, यूएसए मिलती है। समुद्र तल से भी 84 मीटर की गहराई में है ये मृत घाटी। ठीक है, तो अब इसके बाद में एक और अंतः पर्वतीय पठार है, नाम है कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो पठार इसके दक्षिण पूर्व के अंदर है, किसके, बेसिन के दक्षिण पूर्व के अंदर मिलता है। इस पठार की महत्वपूर्ण जो नदी है वो है कोलोरेडो नदी, और यहीं पर एक जो कैनियन का निर्माण करती है, कोलोरेडो नदी एक कैनियन का निर्माण करती है, और नाम है ग्रैंड कैनियन। कैनियन क्या होता है, जैसे कि नदी चलते हुए गहरा यानी भाग हो जाता है, उसका धरातल लगातार गहरा होता जाता है। पहले ये देखो ये एक गार्ज के रूप में है, लेकिन बाद में ये गहरा हो जाए, यानी कि ऊपर से देखने पर नदी एक धागे के समान ही दिखाई देगी, तो उसे हम कैनियन कहेंगे। अब ये 3 जो है वो अंतः पर्वतीय पठार है। इसी के बाद में, इसी के साथ में अंतिम जो अपना धरातलीय स्वरूप है, नाम है तटवर्ती, प्रशांत तटवर्ती क्षेत्र। कौन सा, प्रशांत तटवर्ती क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है ये प्रशांत तट के पास में यानी प्रशांत महासागर के साथ में मिला है, यानी काफी विस्तृत क्षेत्र में है। लगभग 320 किलोमीटर से लेकर यहाँ पर लगभग 1290 किलोमीटर की चौड़ाई में ये मिल जाता है। ठीक है, इसका विस्तार काफी ज्यादा कहीं कहीं
ज़्यादा और कहीं पर कम मिलता है। इस तटीय क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण जो स्थल आकृति है, तो वो एक तो है कैलिफोर्निया की घाटी और उसी के साथ में मिलती है विलमोर की घाटी। तो इन पर्वत श्रेणियों के बीच में ये घाटियां पाई जाती है। कौन कौन सी? कैलिफोर्निया की घाटी और विलमोर की घाटी। और इसी जो तट जो है, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर अचानक से ही खड़े ढाल मिलते हैं, यानी कि ऊंचा पर्वत श्रेणियां खड़ी हुई अचानक से ढाल मिलता है। तो आप देखेंगे कि वहां पर कौन कौन से हैं, तो कास्केड और कोस्ट रेंज जो है आपने से पहले पढ़ा हुआ है। सियरा नेवादा की जो पहाड़ियां हैं वो भी इसी के पूर्व में मिल जाती है। और इसी के बाद में अगर अपने यूएसए के बारे में अगर प्रादेशिक वर्णन करेंगे इसका, तो यूएसए के प्रत्येक दृष्टिकोण से इसको अपने को पढ़ना होगा। जैसे कि हमने इसका धरातलीय स्वरूप देखा है, फिर हम इसके अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे, फिर इसके जलवायु के बारे में देखेंगे, वनस्पति मिट्टियों के बारे में, खनिज के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में, ठीक है। इसी के बाद में जो यहाँ का परिवहन है उसके बारे में, और फिर मानव संसाधन के बारे में, भविष्य में इसकी क्या यहाँ विकास की जो योजना है इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वो इसका क्या कहलाएगा? यूएसए का प्रादेशिक वर्णन कहलाएगा। तो इसी के बाद में अपने यूएसए, फिर चीन, फिर बांग्लादेश, नेपाल, लगातार हम श्रीलंका, इन सभी का क्या है प्रादेशिक वर्णन जो है वो करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।